नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद के बजट सत्र का आज 9वां दिन है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले हम हाजिर हैं दोनों सदनों में आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम संसद में आज के साथ। आपको बताएंगे कि दोनों सदनों के एजेंडे में कौन से महत्वपूर्ण कामकाज आज शामिल हैं। ये भी दिखाएंगे कि किन संसदीय समितियों की रिपोर्ट रखी जानी है। प्रश्नकाल के दौरान सांसद कौन कौन से अहम सवाल पूछने वाले हैं। साथ ही आज शुक्रवार का दिन है तो गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के दौरान क्या कुछ रहने वाला है खास, इसकी भी देंगे जानकारी। इसके अलावा दोनों सदनों में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है, इस पर होगी बात। संसद के एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट देने के लिए संसद भवन परिसर में मौजूद हैं हमारी संवाददाता कृति मिश्रा, जो हमें राज्यसभा से जुड़ा अपडेट देंगी। इसके अलावा लोकसभा से जुड़ी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाएंगे मेरे सहयोगी पवन कुमार शर्मा। स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ संजीव अरोड़ा जुड़ रहे हैं, जो कि राज्यसभा के एमपी हैं आम आदमी पार्टी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजीव अरोड़ा जी, और शुक्रिया मेरे साथ संसद में आज में जुड़ने के लिए। इसके अलावा दो और मेहमान हैं जो कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। शादाब अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, न्यूज़ एडिटर हैं राजस्थान पत्रिका के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया शादाब जी हमारे साथ संसद में आज में जुड़ने के लिए। जो एजेंडा है विस्तार से उस पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। संसद के बजट सत्र का आज 9वां दिन। लोकसभा में आज केंद्रीय बजट पर शुरू हुई चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही राज्यसभा में भी केंद्रीय बजट पर होगी आगे की चर्चा। शुक्रवार होने के चलते आज दोनों सदनों में होगी गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर चर्चा। साथ ही प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाएंगे कई अहम सवाल। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक नजर कल संसद में दोनों सदनों में क्या कुछ रहा, एक रीकैप के जरिए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। गुरुवार को बजट सत्र का 8वां दिन था। कल राज्यसभा से भी राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। विपक्षी सदस्यों की ओर से किए जा रहे अवरोध के बीच प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प है। धन्यवाद प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों के अवरोध के चलते राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। आम बजट पर चर्चा नहीं हो सकी। सभापति ने सख्त नाराजगी इस पर जताई और कहा कि प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान सदन में अव्यवस्था का होना दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकसभा में आम बजट 2023-24 पर चर्चा जारी रहेगी। सत्ता पक्ष ने बताया है कि गांव, गरीब और महिलाओं को समर्पित रहा बजट। विपक्ष ने महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और बढ़ती आर्थिक असमानता जैसे मुद्दे उठाने की रणनीति बनाई है। बजट सत्र के 9वें दिन लोकसभा की कार्यवाही में आज क्या कुछ खास रहने वाला है, आइए आपको बता देते हैं। लोकसभा में साल 2023-24 के केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा को बढ़ाया जाना लिस्टेड है। महासचिव 17वीं लोकसभा के 10वें सत्र के दौरान संसद की सभाओं और राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त समुद्री जल दस्युता रोधी विधेयक 2022 को सभा पटल पर रखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष 9 फरवरी 2023 को सभा में प्रस्तुत सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति के 9वें प्रतिवेदन की सिफारिशों के बारे में सभा की अनुमति लेंगे। साथ ही सदन में प्रश्नकाल के दौरान अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। अहम पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। नियम 377 के अधीन लोकहित के मुद्दों पर चर्चा होना भी सूचीबद्ध है। शुक्रवार होने की वजह से दोपहर के बाद का समय गैर सरकारी सदस्यों के लिए सुनिश्चित है। सदन में आज गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर चर्चा होगी। लोकसभा में पेश किए जाने वाले विवरण और प्रतिवेदन की बात की जाए तो सांसद परबत भाई सवा भाई पटेल जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन सदन में पेश करेंगे। कल लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट पर दूसरे दिन भी चर्चा जारी रही। सत्ता पक्ष ने जहां आम बजट को गांव, गरीब और महिलाओं को समर्पित बजट बताया, वहीं विपक्ष ने महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और बढ़ती आर्थिक असमानता जैसे मुद्दे उठाए। विपक्षी सदस्यों ने आम बजट को जन विरोधी बताया और कहा कि केंद्रीय बजट में भविष्य को लेकर कोई दृष्टिकोण नहीं है और मनरेगा सहित कई जन कल्याण योजनाओं के लिए आवंटन कम किया गया है। वहीं सत्ता पक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने गरीबों को पक्के मकान,
मुफ्त राशन, रसोई गैस सहित आम लोगों के कल्याण की योजनाओं को प्रतिबद्धता के साथ बढ़ाया है और बजट का लाभ गांव, गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं सहित सभी वर्गों को मिल रहा है। और क्या कुछ खास रहा सदन में, इस बारे में जानकारी लेने के लिए चलते हैं। संसद भवन परिसर में मौजूद हैं मेरे सहयोगी पवन कुमार शर्मा। पवन, आज की बात की जाए, बजट सत्र का 9वां दिन है और जाहिर तौर पर जो बजट पर चर्चा आगे जारी रहनी है, इस लिहाज से तो काफी अहम है ही। किस तरह की संभावनाएं कामकाज को लेकर, जो एजेंडा है कितना अहम रहेगा आज का? प्रीति, जैसा आपने कल देखा कि जहां तक लोकसभा की बात है, कल कार्यवाही बड़ी सुचारू रूप से चली। जो बजट है, क्योंकि प्रेसिडेंट एड्रेस पे तो जो है वो अप्रूव हो गया था लोकसभा में, उसके बाद जो है बजट पे चर्चा चल रही है लोकसभा में। लोकसभा में इस चर्चा के लिए, केंद्रीय बजट पर चर्चा के लिए 12 घंटे का समय जो है वो तय किया गया है और उसमें 10 घंटे 8 मिनट की चर्चा हो चुकी है। यानी 1 घंटा 52 मिनट जो टाइम रखा, स्लॉट दिया गया है इस चर्चा के लिए, वो 1 घंटा 52 मिनट ही बचा है अब। और मैं आपको बता दूं कि अब तक जो है 43 सदस्य लोकसभा में अपनी बात रख चुके हैं बजट को लेकर। जैसा आपने बताया कि पक्ष के अपने तर्क रहते हैं, सरकार के अपने तर्क रहते हैं और विपक्ष का अपना पलटवार रहता है, अपनी बातें रहती हैं। तो यही लोकसभा में हमें देखने को मिला कि जो भी सरकार में हैं या जो बीजेपी के सांसद हैं, उनकी तरफ से जो जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए, उनका परिवर्तन देश में आया है, उनका ऐसा दावा है और ऐसा हुआ भी है। और साथ में जहाँ तक विपक्ष की बात है तो उनका मेन मुद्दा जो है वो गरीबी है, बेरोजगारी है और ये चीज़ें, वो बेरोजगारी सबसे ज़्यादा ऐसा मुद्दा है जिसको हाईलाइट कर रहा है विपक्ष की तरफ से। जाहिर तौर पे जब राहुल गांधी बोले थे प्रेसिडेंट एड्रेस में, तो उन्होंने भी इसी बात की थी कि जब भारत जोड़ो यात्रा हो रही तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बड़ा मुद्दा सामने युवाओं ने रखा था कि उनके लिए रोजगार कम है। तो ये रहता है, हर पक्ष अपनी बात कहता है, विपक्ष अपनी बात कहता है। तो ये आज जारी रहने वाला है, ये चर्चा आज जो है पूरी हो जाएगी लोकसभा में, ऐसी आशा है। इसके अलावा जैसा आपने बताया कि आज जो है शुक्रवार है और आज प्राइवेट मेंबर बिजनेस रहता है प्रीति, 3:30 बजे से शाम को 6 बजे तक वो रहता है। उसमें 4 रेजोल्यूशन है सांसदों की तरफ से। एक रेजोल्यूशन पे चर्चा भी हो रही है। YSRCP के सांसद हैं रेड्डप्पा नालाकोंडा, ये चित्तूर आंध्र प्रदेश से हैं, उनका एक रेजोल्यूशन है, उस पर चर्चा हो रही है। शायद वो आगे बढ़े प्राइवेट बिजनेस में, तो 3:30 बजे के बाद ये होगा। और जहां तक केंद्रीय बजट की बात है वो अभी पूरी कर ली जाएगी, ऐसी आशा है। बिल्कुल प्रीति, तमाम और अपडेट के लिए पवन, हम आपका रुख करते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सुनील कुमार पिंटू जी भी स्टूडियो में जुड़ गए हैं, MP हैं JDU के लोकसभा से। सुनील कुमार पिंटू जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहने के लिए। आप ही से शुरुआत करूंगी। आज 9वां दिन है बजट सत्र का, किस तरह से आप देख रहे हैं कामकाज के लिहाज से? उम्मीद है कि आज जो आम बजट पर चर्चा है वो लोकसभा में पूरी हो जाए, तो किस तरह की उम्मीद है आज के कामकाज को लेकर आपको? देखिए, सरकार के द्वारा प्रीति जी जो ये बजट पेश किया गया है, ये चुनावी बजट है, पूरी तरह लोक लुभावन बजट पेश किया गया है। आप अगर इसको गौर से देखेंगे तो प्रीति जी, बजट को पूरे पढ़ लेने के बाद आपके हाथ में 0/0 आना है। इसके अंदर में आपके हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। सरकार ने जन कल्याण योजनाओं में राशि की कमी की है। आपने देखा है कि मनरेगा के अंदर में राशि कम कर दी गई। मैं जानना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री महोदया से कि ये 7 लाख का जो स्लैब आपने इनकम टैक्स का दिया है, प्रीति जी, यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति बतलाइए खोज के हिंदुस्तान में जो LIC न लिया हो, हेल्थ बीमा न लिया हो और घर का EMI न दे रहा हो, तो उसको तो 7 लाख के अगर बेनिफिट में अगर वो जाता है तो इस तीनों का डिडक्शन उसको मिलना ही नहीं है। इस तीनों के डिडक्शन को उनको छोड़ना पड़ेगा। तो फिर किस बात का हमें बेनिफिट आप दे रहे हैं? कहने के लिए कि हम 7 लाख दे रहे हैं। आज के तारीख में हिंदुस्तान का हर एक मिडिल क्लास व्यक्ति कहीं ना कहीं घर ले रखा है और उसकी EMI दे रहा है, LIC ले रखा है अपने फ्यूचर के लिए, अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उसने जीवन बीमा करा रखा है, उसका डिडक्शन नहीं है। ये पूरा लोक लुभावन है। और आपने खुद देखा है कि सरकार की मंशा है कि बस इस पर चर्चाओं में एक ही बात चले कि हमने ये किया, हमने वो किया, और हाथ में आया 0/0। ये अभी तक ले प्रीति जी जो अभी तक बहस चल रही है, विपक्ष की बातों को सरकार नज़रअंदाज करके अपनी बात जबरदस्ती से रख कर सदन को चला रही। ठीक है, संजीव अरोड़ा जी, आप बजट पर चर्चा के दौरान हम जानते हैं कि
जो विपक्ष की रणनीति होती है, सरकार को घेरने की रहती है, वो जो अपने कंसर्न्स हैं वो इस चर्चा के दौरान उठाते भी हैं और एक कहीं ना कहीं ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी मिलता है चर्चा के लिए जब हम बजट पर चर्चा को देखते हैं। तो उसे लेकर किस तरह की उम्मीदें? इस बजट सेशन में हमने तो बहुत कम अटेंड किया है, क्योंकि हमारी पार्टी की जो नीति रही है वो वॉकआउट की रही है पूरे 9 दिन में। पर ये जो बजट के ऊपर बहस है या कुछ है, मैं एक मुद्दे पे ज़रूर कहना चाहूँगा। मेरे कुलीग जनता दल यू से इन्होंने बताया सभी मुद्दों पर एक मुद्दे पे मैं बहुत ही निराशाजनक हूँ, वो है हेल्थ के ऊपर। हेल्थ का जो परसेंटेज है 2.2 से 1.98 कर दिया जीडीपी का। ये बहुत ही मतलब कि देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं कुछ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ हूँ। आधे लोग तो ऐसे मरीज होते हैं जो फ़ोन करके कहते हैं जी डॉक्टर से पूछ दीजिए, अगर हमारा मरीज़ बचेगा तो हम रखें, नहीं तो ले जाएं। तो मेरा मतलब है कि हेल्थ के ऊपर तो खर्चा इनको बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, कम से कम 3% होना चाहिए। बाहर के देशों में तो 7%, 8% जीडीपी का रहता है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि इंस्पाइट ऑफ जो प्रधानमंत्री जी ने कल स्पीच में बोला, वो आयुष्मान भारत के अंदर जो हेल्थ कवर है, नॉर्मल इंश्योरेंस है, CGHS है, सारा सब कुछ डाल के अभी भी कई स्टेटों में 70% पैसे आउट ऑफ द पॉकेट जा रहे हैं। एक स्टेट में यूपी जो सबसे बड़ी स्टेट है वो 70% से ज़्यादा उधर से जा रहे हैं। सो मेरे ख्याल में इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए और गवर्नमेंट को दोबारा सोचना चाहिए। और हाउस तो कल भी शोर शराबे में ही चला और आज बल्कि मैंने अच्छी तरह प्रधानमंत्री जी की सुबह YouTube पे स्पीच सुनी, क्योंकि कल तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बट मेरा ये खास मुद्दा है कि जिसके ऊपर बजट की जब बहस हो तो ये इशू जरूर उठाया जाए। ठीक है, शादाब अहमद जी, आपने दोनों मेहमानों को सुना, उन्होंने जो अपने अपने पॉइंट्स हैं वो बताए हैं। पिंटू जी कह रहे हैं कि लोगों के हाथ में कुछ नहीं आया है, और ख़ासकर जो टैक्स स्लैब की बात उन्होंने कही है, उसमें डिडक्शन को लेकर बात कही। उन्होंने कहा है कि जन कल्याण जो योजनाएं हैं उनकी राशि भी कम की गई है। साथ ही हमने संजीव अरोड़ा जी को भी सुना, वो जिस तरह से हेल्थ पर कम फोकस देने की बात कह रहे हैं। तो तमाम ऐसी बातें हैं जो विपक्ष की तरफ से सामने आएंगी और सरकार को उनका जवाब देना होगा। कितनी अच्छी चर्चा हम बजट पर देख सकते हैं आगे? देखिए, जो विपक्ष का जो काम है वो कमियां निकालना है। सरकार की जो स्कीम्स हैं या जो बजट आया है उसकी आलोचना करना, उसमें कुछ कमियां निकालना है। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना चाहिए कि सरकार का जो बजट है वो कितना बड़े पैमाने पर बढ़ाया गया है। चाहे रेलवे का बजट हो, हेल्थ का बजट हो, एग्रीकल्चर का बजट हो, हर जगह कहीं ना कहीं अमाउंट वाइज अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं बढ़ाया गया है। कुछ स्कीम्स हो सकती हैं उनके अंदर जहां पर कटौती की गई है। जहां तक टैक्स स्लैब की बात है, इसको लेकर जरूर थोड़ा सा एक कंट्रोवर्सी टाइप चल रही है कि 7 लाख की जो वो नई स्लैब के अंदर कराया, पुरानी स्लैब के अंदर क्यों नहीं कराया। तो हो सकता है सरकार इसमें आगे जाके कुछ प्रोविजन करे। जब सरकार की तरफ से रिप्लाई आएगा तो ये चीज हमें देखने को मिल सकती है। दूसरी बात, बजट को लेकर किस तरह की चर्चा रहेगी लोकसभा में, तो जहां बहुत कल अच्छे तरीके से इस पर डिस्कशन हुआ है। सब जो सांसद हैं सत्ता पक्ष के और विपक्ष के, उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी हैं। रहा सवाल जहां राज्यसभा का, कल राज्यसभा में शाम को फिर गतिरोध जारी हुआ है, तो हो सकता है कि आज भी वहां पर कुछ इस तरह का माहौल, तनातनी जैसा माहौल देखने को मिले। हालांकि जो सभापति जी हैं वो उनका रुख किस तरीके से रहता है, अगर उन्होंने कोई आज जैसा मेरे को लगता है कि उन्होंने बातचीत की होगी सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग सांसदों से, और उसके बाद कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश की होगी, तो हम ये उम्मीद करेंगे कि एक सौहार्दपूर्ण माहौल के अंदर ये बजट पर चर्चा हो, जिससे देशवासियों को कुछ अच्छा संदेश जाए और देशवासी कुछ अच्छी स्कीम जिनमें कुछ कमियां रह गई बजट के अंदर, वो बजट का जब रिप्लाई आए सरकार की तरफ से तो उसमें हमें देखने को मिले और उन कमियों को दूर किया जा सके। जी बिल्कुल। और लोकसभा के बाद आइए एक नज़र राज्यसभा में आज कार्यसूची है जो उसमें क्या क्या लिस्टेड है, सूचीबद्ध है, उस पर एक नज़र डालते हैं। राज्यसभा में आज से केंद्रीय बजट 2023-24 पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाना लिस्टेड है। साथ ही आज राज्यसभा में गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर चर्चा होना भी कार्यसूची में शामिल है।
इसके अलावा सदन में प्रश्नकाल होगा। इस दौरान अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। अहम पत्र सभा पटल पर रखे जाने हैं। साथ ही नियम 377 के अधीन लोकहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होना भी लिस्टेड है। सांसद अनिल प्रसाद हेगड़े जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन सदन में आज पेश करेंगे। वहीं कल राज्यसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया, जिसके बाद उच्च सदन ने भी धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। साथ ही विपक्षी सदस्यों की ओर से पेश संशोधनों को भी सदन ने ध्वनि मत से मंजूर किया। जो संशोधन रहे उन्हें ध्वनि मत से नामंजूर किया गया। विपक्षी सांसदों की ओर से पैदा अवरोध के बीच अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का उल्लेख करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य नागरिकों के सामने आने वाली समस्याओं का स्थायी समाधान प्रदान करना है और उन्हें सशक्त बनाना है। सरकार ने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और वो इस संकल्प को पूरा करने की ओर बढ़ रही है। राजनीतिक फायदे घाटे की बात नहीं सोची। हमने देश का आने वाली कल उज्जवल बनाने का रास्ता चुना। हमने खुद के लिए दबाव बढ़ाया। लोगों की मांग बढ़ने लगी, दबाव बढ़ने लगा। हमने मेहनत वाला रास्ता चुना और इसके नतीजे आज देश देख रहा है। मेहनत करनी पड़ेगी तो करेंगे, दिन रात खपाना पड़ेगा तो खपाएंगे, लेकिन जनता जनार्दन के एस्पिरेशन को चोट नहीं पहुंचने देंगे और उसके एस्पिरेशन सिद्धियों में परिवर्तित हो जाए और देश विकास की यात्रा को पार करे, इसके लिए हम काम करते रहेंगे। इन सपनों को लेकर के चलने वाले हम लोग हैं और हमने वो करके दिखाया। सदन में और क्या कुछ खास रहेगा ये जानने के लिए संसद भवन परिसर में चलते हैं। ये हमारी सहयोगी कृति मिश्रा इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कृति, राज्यसभा में भी हम जान रहे हैं जो एजेंडा है वो लगभग लोकसभा की तरह ही मिलता जुलता है। यहाँ पर भी जो बजट पर चर्चा है वो जारी रहनी है। 9वां दिन है। कल हमने देखा जिस तरह से प्रधानमंत्री का धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब आया, तमाम अवरोध भी इस बीच रहा और बहुत अच्छे से हम जो हम कहें कि सदन में और जिस तरह से व्यवधान रहा उस पर जिस तरह से चेयर ने भी अपनी चिंताएं जताई हैं, इन सब के बीच आज के दिन को लेकर बताइए किस तरह की संभावनाएं राज्यसभा से। जी हाँ प्रीति, जैसा कि कल आपने कहा कि मोशन ऑफ थैंक्स प्रेजेंस एड्रेस के अडॉप्शन के बाद बजट पर जो जनरल बजट है उस पर चर्चा की शुरुआत करने की कोशिश की गई उच्च सदन में, जहां पर कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल और बीजेपी के अरुण सिंह उन्होंने अपनी बात, अपना वक्तव्य रखने की कोशिश की, लेकिन लगातार अवरोध बना रहा, व्यवधान रहा। हमने देखा कि हाउस 2 बार अडजर्न भी किया गया। इस बीच चेयरमैन ने कोशिश की कि सभी दलों से बात करके एक सहमति बनाई जाए ताकि जो सदन की कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चल सके। देखिए, ये रिवायत पहले से ही कायम की गई है चेयरमैन द्वारा, जहां वो सभी से बात करते हैं और लगातार वो कहते आए हैं कि देश के जो पूरी 1.4 बिलियन जनता है वो बहुत उम्मीद से, बहुत आशा से सदन की तरफ, भारत की संसद की तरफ देख रही है ताकि जो उनके मुद्दे हैं उनका रिफ्लेक्शन हो संसद में। लगातार वो ये भी कहते आए हैं कि डिसरप्शन से जितना लॉस होता है एक्सचेकर को, साथ ही साथ जो सदन का टाइम वेस्ट होता है, जो जनता की आशाएं हैं वो पूरी नहीं हो पाती, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और उन्होंने कल भी यही कहा कि जो सदन है वो डिबेट और डिस्कशन के लिए है, ना ही डिसरप्शन के लिए है। तो अगर आज के एजेंडे की बात की जाए तो जनरल बजट पर चर्चा आगे लिस्टेड है। उम्मीद यही रहेगी कि दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष में सहमति बने ताकि बजट, देखिए इस साल का जो बजट है उसमें लगातार सरकार कहती आई है जो अमृतकाल है उसका विजन है सप्तऋषि यानी 7 एलिमेंट्स, चाहे वो ग्रीन ग्रोथ हो, यूथ पावर हो, इन्वेस्टमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, साथ ही साथ आगे बढ़ाने की जो बात है, एम्पावर्ड और इंक्लूसिव ग्रोथ, उन सारी बातों को लेकर और बहुत सारे, चाहे वो कैपेक्स हो, इन्वेस्टमेंट टारगेट्स हो या टैक्सेशन स्ट्रक्चर में जो भी चेंज किए गए हैं, उन सारी बातों को लेकर एक सार्थक चर्चा हमें सदन में देखने को मिल सकती है। और वहीं प्रीति मैं बता दूं, क्योंकि आज फ्राइडे का दिन है, फ्राइडे का दिन प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस का दिन होता है, आज प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन लिस्टेड हैं। कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे सच्चर कमेटी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट के लिए, वो सरकार और जुडिशरी के बीच किस तरह से आगे का उसका रास्ता होगा, नीट बिल जो तमिलनाडु असेंबली में एक पास हुआ है उसको असेंट देने के लिए, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे लिस्टेड हैं और आज उम्मीद है कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलेगी। प्रीति। बिल्कुल संजीव अरोड़ा जी, अभी राज्यसभा के एजेंडे पर जो तमाम अपडेट है वो हमने दिया है।
यहाँ पर भी जो बजट पर चर्चा है वो जारी रहनी है, लेकिन जो व्यवधान को लेकर चेयर भी बार बार बात बता रहे हैं। एक चर्चा, अच्छी चर्चा का इंतजार जनता कर रही है और बहुत अच्छी चर्चाएं हमने राज्यसभा के अंदर सुनी भी हैं। तो ये व्यवधान, और आपने बॉयकॉट की बात खुद ही उठाई थी, ये कितना सही है लोकतंत्र के लिए? देखिए, ये डिसीजन मेरा पर्सनल नहीं होता या किसी सांसद का नहीं, ये पार्टी से लिया जाता है। वो चीफ विप डिस्कस करके लेते हैं या आपस में सारी पार्टीज मिलके चलाती हैं। पर उनका ये कहना है कि जो हमारे मुद्दे हैं उन पे डिस्कशन नहीं अलाउ होती। हर बार ये कहकर के रूल एज़ पर रूल 267 का नोटिस नहीं है, तो कभी भी, जब से मेरा पहला साल है सांसद में, जब से मैंने देखा है, मैंने तो एक दिन भी नहीं देखा कि 267 पे कोई चर्चा हुई हो। तो अगर चर्चा हो जाए जो अपोजिशन कहती है, तो मेरे ख्याल ये भी शोर ना पड़ने की हम रख सकते हैं उम्मीद। ठीक है, हमारे साथ अनिल अग्रवाल जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी सांसद हैं राज्यसभा से। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बात यही है कि एजेंडा हम दोनों ही सदनों में देख रहे हैं, बजट पर जो चर्चा है वो आगे बढ़नी है। राज्यसभा में हमने कल भी देखा, चेयर ने जिस तरह से अवरोध और व्यवधान को लेकर चिंता जताई है। आपको लग रहा है बजट पे जो आगे चर्चा है वो अच्छे माहौल में होगी? किस तरह की उम्मीद आप कर रहे हैं? नहीं, देखिए, कल जो सदन में हुआ उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति महामहिम के अभिभाषण पे धन्यवाद पे अपना वक्तव्य दे रहे थे और लगभग 1.5 घंटा लगातार विपक्ष के कुछ साथियों ने हंगामा किया। मुझे लगता है संसदीय व्यवस्था में ये उचित नहीं है। और अभी मेरे मित्र अरोड़ा जी 267 के बारे में कह रहे थे, अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, जितने दिन संसद चलती है रोज 267 के नोटिसेस होते हैं। अगर 267 पे ही चर्चा होनी है तो ना प्रश्नकाल हो पाएगा, ना जीरो ओवर हो पाएगा। जीरो ओवर में भी तो महत्वपूर्ण मुद्दे सांसदों के ही होते हैं, वो क्यों नहीं आप समझते? जो कुछ चुने हुए लोग इम्पोर्टेंट समझते हैं मुद्दे, वही मुद्दे हैं, बाकी जो दूसरे सांसद रखते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। और आप देखिए, लोकसभा में टोका टोकी हुई लेकिन भाषण हुआ। राज्यसभा में जो कल हुआ उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ठीक है, सुनील कुमार जी। जी, मेरा भी आपसे यही सवाल है कि बजट पर चर्चा हर एक को इंतजार कर रहा है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा, बजट पर चर्चा, ये दो ऐसे मौके होते हैं जब विपक्ष को भी तमाम मुद्दे उठाने का मौका मिलता है, सरकार को घेरने का मौका मिलता है, और एक अच्छी रणनीति के साथ विपक्ष तैयारी के साथ इन दोनों मौकों पर काफी तैयारी करता है सरकार को घेरने की। लेकिन उस दौरान व्यवधान का होना, इसे आप क्या कहेंगे? देखिए प्रीति जी, सत्ता पक्ष और विपक्ष, ये दोनों पक्ष के, उस लोकसभा के और राज्यसभा के उस मंदिर के ये दो सबसे बड़े पुजारी हैं। जनता भेजती है, सरकार अगर जनता बनाती है तो सरकार, उसी के साथ साथ विपक्ष भी जनता ही बनाती है। और विपक्ष का काम है सरकार को जनता के कहे हुए बातों का आईना दिखलाना कि आप कहाँ सही हैं और कहाँ गलत है। विपक्ष को अगर न बोलने दिया जाए सदन के अंदर में, एक तरह से जनता की आवाज़ को दबाने की बात आई। ठीक है, जनता ने आपको बहुमत दिया है, आप बहुमत के बल पर अपनी बात को रख रहे हैं, परंतु जनता ने उस विपक्ष को भी भेजा है कि आपको बीच बीच में ये याद दिलाने का कि आप अपने कहे हुए बातों से कैसे पलट रहे हैं, कैसे आप जनता का हित छोड़कर अहित कर रहे हैं। मैं प्रीति जी आपको बतला रहा हूँ, अभी आपने सुना, आपके एक एक्सपर्ट ने आए थे, उन्होंने कहा कि ये 7 लाख का स्लैब सही में थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है। हमारे मित्र अरोड़ा जी ने भी यही कहा कि हेल्थ पर जो सबसे बड़ा आज देश के अंदर में हर एक व्यक्ति को हेल्थ की सबसे ज़रूरत है, उसमें आपने बजट कम किया। प्रीति जी, आज मेरा क्वेश्चन है लोकसभा के अंदर में कि प्रधानमंत्री सहायता कोष से जो हम लोग पत्र देते हैं, तो अगर कोई कैंसर पीड़ित व्यक्ति हो उसको मैक्सिमम 3 लाख रुपए मिलते हैं। 3 लाख में किसी भी कैंसर पीड़ित का इलाज नहीं हो सकता। उसकी राशि को सरकार को चाहिए था इस बजट में रखना कि हम बढ़ा रहे हैं। हम उन गरीब जनता को जिनके असाध्य रोगों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को जो हम लोग पत्र देते हैं, एक सांसद,
और कि प्रधानमंत्री सहायता कोष से उनके इलाज हो सके। आज के तारीख में देश के अंदर में इलाज इतनी महंगे हो चुकी हुई है, वो गरीब 3 लाख में न इलाज करा पाता है और बिना इलाज के अपने आप को असहाय महसूस करते हुए कहीं न कहीं वो निराश होकर अपने गांव में, अपने घर में अपने मृत्यु का इंतजार करता है। तो इसलिए सरकार को चाहिए था कि हेल्थ के बारे में, ठीक है, सरकार ने इस पर ध्यान दिया, परंतु वो जो ध्यान होनी चाहिए वो ध्यान नहीं है। यही बात विपक्ष कहना चाह रहा है। विपक्ष की भी बात सुनिए और सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए कि साहब आपने ये बात रखा है, ये संशोधन रखा है, आपके संशोधन को हम बजट में रखेंगे, लेंगे और चाहे राष्ट्रपति के अभिभाषण में ही हम रखेंगे और जो इसमें कमियां हैं उसको जल्द से जल्द दूर की जाएगी ताकि सदन बिना अवरोध के चल सके। ये तभी संभव है जब विपक्ष की बात सदन के अंदर सभापति महोदय और अध्यक्ष महोदय सुनकर सरकार को इस बात का इंस्ट्रक्शन दे। बिल्कुल। शादाब अहमद जी, सरकार हर बार ये कहती है कि हम हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं, विपक्ष ये कहता है कि हमें मौका नहीं दिया जाता अपनी बात रखने का। जो हम जानते हैं कि जो चेयर है वो पूरी कोशिश करती है कि जो रूल हैं, रूल के हिसाब से सदन की कार्रवाई चले और हर एक को मौका दिया जाए। लेकिन उस बीच जैसा हम 2 मौके जिनकी शुरुआत, जब सत्र की शुरुआत हो रही थी, बार बार जिक्र हो रहा है कि G20 की अध्यक्षता हमारे पास है, अमृतकाल के दौरान ये सत्र चल रहा है, लेकिन उस दौरान भी जो माहौल होना चाहिए संसद में, दोनों सदनों के अंदर, वो उस तरह का माहौल हमें दिख नहीं रहा है। डिस्ट्रप्शन भी हमने शुरुआत में लगातार देखा है। ऐसे में कैसे ये बात तय की जाए कि कौन सही कौन गलत, जनता में किस तरह का संदेश जा रहा है? देखिए, जो संसद है वो देश की समस्याओं को, देश के मुद्दों को पर डिस्कशन करने की एक जगह है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर जो सांसद है जिनको देश की जनता ने भेजा है, जो देश की जनता की नुमाइंदगी करते हैं, उनका जो फर्ज बनता है कि वो यहाँ पर उन मुद्दों को रखें बहुत शालीनता के साथ, बहुत अच्छे तरीके के साथ, जिससे उनका कोई समाधान मिले और जनता को लाभ मिले। दूसरी बात जो व्यवधान की बात है और नियमों की बात है, क्योंकि हमने इस सत्र में देखा है जैसे बजट सत्र शुरू हुआ था और कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया है और उसकी वजह से व्यवधान हुआ है और सत्ता पक्ष और विपक्ष की तकरार बढ़ी है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि जब प्रश्नकाल शुरू होता है लोकसभा के अंदर, तो प्रश्नकाल के बाद जो शून्यकाल आता है या उसके बाद जो स्पीकर होते हैं वो कई जो सांसदों की उठाई हुई जो मांग होती है उन पे अपना निर्णय देते हैं। उससे पहले ही 11 बजे जब प्रश्नकाल शुरू होता है, हंगामा करना थोड़ा ठीक नहीं है। इसको अपन ये जो है हम इसको ठीक नहीं कह सकते, क्योंकि वो प्रश्नकाल के बाद थोड़ा वेट करना चाहिए। तो 1 घंटे का जो समय है, जो प्रश्नकाल होता है जिसमें सांसद अपने प्रश्नकाल में प्रश्न उठाते हैं और जिनका सरकार जवाब देती है, तो उसके बाद 1 घंटे का जो ये समय है इसका इंतजार करना चाहिए सांसदों को। लेकिन हमने देखा है कि ऐसा नहीं हुआ है। प्रश्नकाल शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया और आरोप की जो राजनीति है वो यहाँ पर देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं जो व्यवधान है उसका समाधान जो निकालने का है वो रास्ता थोड़ा मुश्किल रहा है इस बार। लेकिन फिर बाद में जब दोनों पक्ष और विपक्ष के बीच संवाद हुआ और ये बात बनी कि दोनों तरफ के जो नेता हैं वो अपनी बात रखेंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण पे, और फिर हमने देखा कि उसके बाद भले से थोड़ा हंगामा जरूर हुआ, लेकिन लोकसभा की कार्रवाई बहुत सुचारू तरीके से चलती हुई दिखी है। वहीं जो राज्यसभा है, राज्यसभा में भी कहीं ना कहीं गतिरोध रहा था, लेकिन उसके बाद जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा बहुत अच्छे तरीके से हुई। लेकिन एक जो पार्ट है जिसमें जो प्रधानमंत्री कल जवाब दे रहे थे, उस टाइम उस वक्त में जो हंगामा है वो तो कुछ ज्यादा रहा, और ये कहीं ना कहीं देश के जो जनता के बीच में संदेश अच्छा नहीं जाता है। और ये लगता है कि इससे जो हमने जिन लोगों को यहाँ संसद में भेजा है, किस काम के लिए भेजा है, ये वो काम नहीं कर रहे हैं बल्कि दूसरा काम कर रहे हैं जिसकी लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। बिल्कुल। और आइए एक नजर आगे जो लिस्टेड एजेंडा है उस पर भी डाल लेते हैं। लोकसभा में हर शुक्रवार को बैठक के अंतिम जो 2.5 घंटे का समय होता है वो गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए सुनिश्चित होता है। हर एक संसद सदस्य को जो कि मंत्री नहीं है उसे गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। इस दौरान गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर चर्चा होती है और आज सदन में विभिन्न सदस्यों की ओर से पेश किए जा चुके संकल्पों यानी रेजोल्यूशंस और प्रस्तावों पर आगे की चर्चा की जाएगी। आज गैर सरकारी सदस्यों के कार्यों के दौरान सबसे पहले सांसद एन रेड्डप्पा के संकल्प पर आगे की चर्चा होनी है। ये संकल्प
आदर्श स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण से जुड़ा हुआ है। इस संकल्प को सांसद ने 16 दिसंबर 2022 को सदन में पेश किया था। सांसद डॉक्टर हिना विजय कुमार गावित देश में अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक उपाय से संबंधित संकल्प को सदन में पेश करेंगे। सांसद एनके प्रेमचंद्रन अनिवासी भारतीयों के कल्याण के लिए कदम उठाए जाने के लिए नियमों को बनाने से संबंधित संकल्प को सदन में पेश करेंगे। सांसद कोडिकुन्नील सुरेश दलित ईसाइयों को अनुसूचित जातियों का दर्जा देने के लिए उपयुक्त विधान बनाए जाने से संबंधित संकल्प को सदन में पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प पेश किए जाएंगे। एक नजर उच्च सदन में पेश किए जाने वाले प्राइवेट मेंबर जो रेजोल्यूशंस हैं उन पर डाल लेते हैं। गैर सरकारी सदस्यों के कार्यों के दौरान सबसे पहले सांसद अब्दुल वहाब के संकल्प पर चर्चा होगी। इसके लिए वो उच्चतर शिक्षा सहित विश्वविद्यालयों और निजी और सार्वजनिक नौकरियों में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व का अध्ययन करने के लिए एक आयोग गठन करने और देश में अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों की रोकथाम के लिए कानून बनाने का आग्रह करेंगे। सांसद इलाम आरम करीम भारत में सामान्य रूप से बुजुर्गों और विशेष रूप से श्रमिकों को आर्थिक अभाव से बचाने के लिए कोई सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुनिश्चित किए जाने और मजदूरी और नियुक्त श्रमिकों की संख्या की परवाह किए बिना सभी श्रमिकों का कवरेज से जुड़ा संकल्प प्रस्तुत करेंगे। सांसद राघव चड्ढा भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया ज्ञापन को जल्द से जल्द अंतिम रूप प्रदान करने का आग्रह करेंगे। सांसद मोहम्मद अब्दुल्ला तमिलनाडु विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से अंगीकृत किए गए NEET परीक्षा से छूट विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान किए जाने और NEET परीक्षा से प्रभावित पीड़ितों के परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा दिए जाने से जुड़ा संकल्प प्रस्तुत करेंगे। बिल्कुल अनिल अग्रवाल जी, जो शुक्रवार का दिन है, जैसा हम बात भी कर रहे हैं कि ये गैर सरकारी सदस्यों के लिए नियत होता है, किस तरह से ये जो दिन है आप संसदीय प्रक्रिया को इसका अहम हिस्सा मान रहे हैं? और आज रेजोल्यूशंस को लेकर हमने बताया है काफ़ी अहम रेजोल्यूशंस हैं जो आज किए जाने हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक व्यवस्था है जिसमें अगर कोई मेंबर ये समझता है कि संसद में कोई नियम आना चाहिए, कोई कानून बनना चाहिए, तो वो उसके बारे में अपना प्रस्ताव ला सकता है। लेकिन 75 वर्ष के कार्यकाल में आज तक कोई भी कानून बन नहीं पाया। अब इसमें क्या कारण है, ये एक बहुत लंबा चर्चा का विषय है, शायद समय आपके पास लेकिन कम सरकार होगा। तो उस पर करती है, ट्रांसजेंडर को लेकर हमने देखा था। नहीं, लेकिन वो प्राइवेट मेंबर बिल को फिर सरकार, देखिए, वो राज्यसभा में हमारे सदस्य हैं सीनियर श्री त्रिची शिवा, उनका था, लेकिन वो भी फाइनली कुछ नहीं हो पाया उसमें, है ना। मैं अपने मित्र का बात का जवाब देना चाहता हूँ। एक तो जो हंगामा हुआ है उसमें अडानी का नाम बार बार आया। उस स्थिति में जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं हिंदुस्तान के, RBI है, स्टेट बैंक है, सेबी है, दूसरे बैंक हैं, सब स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। आज हमारे कुछ विपक्षी साथियों का एक नया फैशन शुरू कर दिया है उन्होंने कि माननीय प्रधानमंत्री जी पे आरोप लगाओ और फिर उससे भाग लो। उसके लिए कोई तथ्य नहीं होते हैं। दूसरा, मेरे मित्र ने एक बात कही थी हेल्थ के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन माननीय मोदी जी के ही नेतृत्व में जेनरिक मेडिसिन्स को प्रमोट किया गया, उससे पहले कभी नहीं था। आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं। ये दोनों व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने आज देश के नागरिकों में माननीय मोदी जी के प्रति विश्वास बढ़ाया है। तीसरा, जो मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ, कोविड महामारी में जो इस सदी की सबसे बड़ी महामारी थी, 200 करोड़ से ज़्यादा फ्री डोजेज लगे। और वो विश्व में, जब दुनिया के जो बहुत विकसित कहे जाने वाले देश हैं उनमें लग रहा था तो हिंदुस्तान में भी लग रहा था। अन्यथा हिंदुस्तान की स्थिति पूर्ववर्ती सरकारों में ये रही है कि जब पूरे विश्व में लग गया तब यहाँ आया, बहुत बाद में लगे हैं। आप पोलियो देख लीजिए, इन्फेलेटाइटिस देख लीजिए, और बहुत सारी हैं।
हिंदुस्तान में कोविड का टीका, और बल्कि हम इस बात का गर्व कर सकते हैं कि जहां हमने अपने नागरिकों को सुरक्षित किया, विश्व के 150 जी, लेकिन देशों संजीव को अरोड़ा जी ने शुरुआत में ही कहा था कि हेल्थ को लेकर आपका फोकस नहीं है। पहले जीडीपी का 2.2% था और अब 1.98 कर दिया। नहीं, देखिए ये आंकड़े तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग सकते हैं, लेकिन आप देखिए ना, आयुष्मान भारत आज तक विश्व की सबसे बड़ी स्कीम है। मैं ये मतलब संजीव जी की बात को मैं काट नहीं रहा, मैं तो चाहूँगा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो कि हम लोग और बेहतर, देखिए जो आपके पास मनी कलेक्शन होगा उसी को तो आप खर्च करेंगे, जो आपकी पॉकेट में पैसा है वही तो आप खर्च करेंगे ना। अगर आपको टैक्स कलेक्शन ही कम है तो हो ही नहीं पाएगा। और मैं माननीय मोदी जी की सरकार की इस मामले में तारीफ करता हूं, जिन्होंने ईमानदारी से टैक्स पे करने के लिए नागरिकों को प्रेरित किया। और आज जीएसटी, जिसको लोगों ने गब्बर सिंह टैक्स तक कहा था, लगभग 1.5 लाख करोड़ टच करने जा रहा है। हमारा जो एक्सपोर्ट्स हैं ऑल टाइम हाई होने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आज भारत की माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है। तो धीरे धीरे हिंदुस्तान की स्थिति बदल रही है और हम लोगों की माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरा पॉलिसी बन रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे मेन फोकस है। आप देखिए जहां मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं उसको आप उसमें नहीं गिनते जी, और नर्सिंग कॉलेज खुल रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर जोड़ें तो जो मेरे बहुत विद्वान साथी संजीव जी ने कहा है वो अमाउंट उससे एक्सीड कर जाएगा। संजीव जी। अग्रवाल साहब, आपने पता नहीं मेरी पूरी स्टेटमेंट सुनी कि नहीं। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मोदी साहब ने हेल्थ के लिए कुछ नहीं किया या आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया या कम कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि हेल्थ एक ऐसा इशू है। मैं तो ये कहता हूँ कि आज़ादी के बाद जितनी सरकारें आई हैं सब ने अपने हिसाब से जितना उनका दिमाग था या जितना उनकी प्लानिंग हुई सब ने हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ किया, इसीलिए इंडिया आज की डेट में इधर है। और आपकी सरकार ने भी किया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। आप खुद कह रहे हैं कि जीएसटी हमारी इतनी बढ़ गई, एक्सपोर्ट बढ़ गई, इसका मतलब हमारे टैक्स बढ़ रहे हैं, सारा कुछ है। मैं ये नहीं कह रहा कि पॉकेट में से अगर 10 रुपये है तो 12 खर्चिए। मैं तो ये कहता हूँ प्लानिंग ऐसी हो कि कहीं और कम खर्च के। हेल्थ एक ऐसी चीज़ है, देखो अगर गरीब बच भी जाता है तो उसकी फैमिली ख़त्म हो जाती है। प्रॉब्लम ये होती है कि अब ये नहीं पता, डॉक्टर ने एक बंदे को तो बचा लिया, उसका खर्चा इतना हो जाता है कि वो फैमिली कर्जदार हो जाती है, बीवी की ज्वेलरी बिक जाती है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। और एक चीज़ की मैं और रिक्वेस्ट पहले भी की है, अब भी करूँगा पार्लियामेंट में, कि जितने मेडिकल चार्जेस हैं वो कैप होने चाहिए, क्यों लोगों को पता ही नहीं चलता। देखिए आपने आयुष्मान कहा, सारी हेल्थ स्कीम्स सुना दी सारा, उसके बावजूद आपकी यूपी में आपकी सरकार है, सबसे बड़ी स्टेट है, वहाँ 70% से ऊपर आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंस है और ये ऑफिशियल डाटा है। अभी भी 6 स्टेट्स हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत है, उनके ऊपर 60% से ऊपर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस है। सो लोगों की जेब से अभी भी जा रहा है। आप इंश्योरेंस ले लो, आयुष्मान ले लो, CGHS स्कीम ले लो, कोई स्टेटों की स्कीम ले लो, सब ले लो, फिर भी 60% और वर्ल्ड एवरेज 18% है। मैं कोई किसी का ये नहीं कह रहा कि नहीं हो रहा, बट जरूरत ज़्यादा है, ये मेरा कहना है। जी सुनील कुमार जी, जैसे अब अभी अनिल जी ने भी जिक्र किया है कि ये सरकार भी कह रही है कि अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट है और जो अर्थव्यवस्था है ये भी कहा जा रहा था जिस तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, दुनिया भर में जिस तरह से मंदी को लेकर संकेत है, उस बीच मजबूत होती भारत की अर्थव्यवस्था। और इस बजट पर न सिर्फ देश की बल्कि माना जा रहा था दुनिया भर की नजरें हैं और 25 साल का ये ब्लूप्रिंट है। सरकार ये कह रही है कि रोजगार, कारोबार, कृषि और शिक्षा और स्वास्थ्य सब पर उसका फोकस रहा है। कुछ और पॉइंट है आपकी नज़र में जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए? देखिए प्रीति जी, अभी हमारे मित्र अनिल जी ने भी और संजीव जी ने भी बात उठाई। हमारे मित्र ने कहा कि विपक्ष बिना आधार का आरोप लगाकर सदन को चलने नहीं दे रही। आरोप लगाना जनता का, विपक्ष का काम है। यहाँ तक तो माँ सीता पर आरोप लगे थे और भगवान रामचंद्र जी ने उनसे कहा था कि आप अग्नि परीक्षा दें।
अगर सरकार के साथ इनका कोई संबंध नहीं है, अगर अडानी ग्रुप या कुछ का, तो सरकार जांच कराकर अग्नि परीक्षा से गुजरने से क्यों पीछे हट रही है? मेरा सवाल ये है। दूसरी बात है ये कि जब वो राम जी को भगवान श्री राम ने जब कह दिया तो फिर ये तो हम लोग आज इस कलयुग में हैं। दूसरी बात है कि सरकार ने जो ये अपना ब्लूप्रिंट दिया है, सरकार आखिर ये जो जीएसटी ले रही है वो जनता के पॉकेट से ले रही है। हम विपक्ष के लोगों का इतना ही कहना है कि अगर आप जनता की पॉकेट से 10 रुपये ले रहे हैं तो आप 2 रुपये सेव करें, 8 रुपये जनता के ऊपर खर्च करें। हमारे देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो और देश में रहने वाले लोगों को जो सुविधाएं चाहिए वो प्राप्त हो। आज मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन से हम कोविड के अंदर में, पूरे वर्ल्ड के अंदर में अपनी एक माइलस्टोन स्थापित करने का काम किया देश के अंदर, परंतु आज भी आपके टीवी चैनलों पर दिखाया जाता है कि आज भी हॉस्पिटल में पहुंचा हुआ व्यक्ति एम्बुलेंस के बिना, उसको स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है। आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में काम करने की बहुत ज़रूरत है। वो जो ब्लूप्रिंट है वो 25 साल का है, परंतु यहाँ तो 25 घंटे में लोग मर रहे हैं। आज हमें उनके जीवन को बचाने का स्कीम लाना होगा। आज हम उनको कैसे अधिक से अधिक सुविधा दे सके, हमें इस पर विचार करना होगा और आयुष्मान के भी लिमिट को बढ़ाना होगा, क्योंकि इंडिया के अंदर में मेडिकल खर्च का कोई अपर लिमिट नहीं है। अपर लिमिट खुला हुआ है। आप किसी जगह चले गए, अगर प्राइवेट में इलाज कराने या किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ वो लोग सीधा बोल देते हैं कि ये मेडिसिन हमारे पास नहीं है, ये टेस्ट हम नहीं कर सकते, आप बाहर से करा के लाएं। और वो जब व्यक्ति बाहर जाता है तो उसे पता चलता है कि ये इतना महंगा है, वो इलाज नहीं करा पाता। ठीक है, सरकार इस लिमिट को बढ़ाने की जरूरत। बिल्कुल ठीक है। अनिल जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत की जो आबादी है उस हिसाब से जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, आबादी उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। तो ये स्थिति जो मेरे मित्र ने कहा है उससे मैं सहमत हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे माननीय मोदी जी की सरकार ने काम किया। आयुष्मान कार्ड पहले कभी नहीं था, आज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूरा मजबूती के साथ काम हो रहा है। मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, नर्सिंग कॉलेज खुल रहे हैं, पैरामेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। दूसरा, आज एक स्थिति ऐसी बनी है देश में, जैसे मेरे मित्र ने कहा भगवान राम और सीता की, तो यहाँ तो उस समय तो एक आरोप था, यहाँ तो सुबह से शाम तक 100 आरोप लगते हैं। अगर उन सब आरोपों की जांच करानी शुरू कर दी जाए तो बाकी कोई काम नहीं हो सकता। और इन सब मामलों में जो उत्तरदायी जो संस्थाएं हैं, सेबी है, आरबीआई है, बैंकिंग संस्थाएं हैं, वो सब मजबूती से अपना काम कर रही हैं और उनको ऊपर हमें विश्वास करना होगा। आज स्थिति क्या है, हम किसी भी संस्था के ऊपर आरोप लगाते हैं, चुनाव हारो, इलेक्शन कमीशन के आरोप, आप कुछ और कहो, उसके मतलब जो भी हमारी मनमर्जी के हिसाब से नहीं हो रहा है उसमें आरोप लगा दीजिए। तो हर आरोप का आप देखिए, बहुत सारे आरोप ऐसे लगाए गए हैं माननीय मोदी जी की छवि को धूमिल करने के लिए, जिनमें कोई तथ्य था ही नहीं। आज भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के ऊपर पूरे विश्व की नज़र है और वो लोग भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में बहुत व्यवधान ऊपर लगा रहे हैं। जिस कंपनी ने बेसिकली रिपोर्ट जारी करी, उस कंपनी की अपनी क्या क्रेडिबिलिटी है जिसके बाद सारे लोग बोल रहे हैं? 5 आदमियों की कंपनी है और उस कंपनी का काम ही शॉर्ट सेलिंग का है, मतलब कंपनी के शेयर गिराओ, खरीदो, बेचो जी। ऐसे लोगों की जो रिपोर्ट है, कैसे उस पर आप विश्वास कर सकते हैं? ठीक है, और आप तीनों को ही कार्रवाई में, प्रोसीडिंग में हिस्सा लेने के लिए जाना है। अनिल अग्रवाल जी आपका, सुनील कुमार जी आपका, संजीव अरोड़ा जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो और उम्मीद कर रहे हैं कि जो माहौल सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें सुनने के लिए हमें स्टूडियो के अंदर मिला, वो संसद के अंदर भी हमें देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, यही उम्मीद है। शादाब अहमद जी, मैं ये कहूँगी कि माहौल अच्छा था, हमने दोनों की बातें बहुत आराम से सुनी हैं, दोनों तरफ की जो बातें रही। उम्मीद की जाए कि आगे सत्र, क्योंकि फर्स्ट पार्ट है अभी पूरा होना है, इसके बाद जो सत्र है हम जानते हैं बजट सत्र सबसे लंबा सेशन होता है। वित्तीय कामकाज के लिहाज से तो ये सत्र अहम है ही, विधायी कामकाज भी तमाम है जो सरकार चाहेगी इस दौरान पूरे किए जाए। ये देखिए, बिल्कुल ये जो बजट सेशन है बहुत सबसे अहम
सत्र है पार्लियामेंट का। और जैसा कि जो पहला जो चरण है वो उम्मीद की जा सकती है कि 13 तक तो चलने का इसका बताया जा रहा है। और इसके बाद जो सेकंड फेज शुरू होगा उसमें भी काफी लंबा, करीब 1 महीने करीब सत्र चलेगा। तो कामकाज के लिहाज से काफी कुछ काम होना है, बजट इसमें पास होना है। इसके बाद कई सारे बिल्स इसमें जो आएंगे जिनमें सरकार कुछ अपने कामकाज दिखाना चाहती है, क्योंकि चुनावी वर्ष है इस साल, जहां पर 9 या 10 राज्यों में चुनाव होंगे विधानसभा के। इसके बाद लोकसभा का चुनाव भी होना है। तो इससे पहले सरकार की कोशिश होगी कि जो उसके जो पेंडिंग वर्क्स हैं, जिन जिन चीजों का उसने जनता के साथ वादा किया था, उनको वो सारे कामकाज वो करके दिखाए। और उस लिहाज से जो बजट सेशन है ये बहुत अहम है। और सरकार जो है कोशिश करेगी कि सेशन जो बहुत आराम से अच्छे तरीके से चले और सुचारू रूप से चले, ताकि सरकार अपने कामकाज कर सके। ठीक, बिल्कुल। शादाब जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये जो तमाम चर्चा है उसमें भाग लेने के। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अब एजेंडे पर आगे नजर डालते हैं, प्रश्नकाल की बात कर लेते हैं। और लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान आयुष, रसायन और उर्वरक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विधि और न्याय और महिला और बाल विकास मंत्रालय से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। सांसद सुनील बाबूराव मेंढे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद श्रीनिवास केसिनेनी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से रक्त अल्पता मुक्त भारत अभियान से जुड़ा प्रश्न होगा, यानी एनीमिया से जुड़ा प्रश्न होगा। सांसद गजानन कीर्तिकर आयुष मंत्रालय से आयुष केंद्रों अस्पतालों की स्थापना से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद पीपी चौधरी आयुष मंत्रालय से आयुष स्वास्थ्य योजना के राजस्थान और उत्तर प्रदेश में विस्तार से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद रघुराम कृष्ण राजू कानूमुरु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से केंद्रीय स्वास्थ्य योजनाओं में वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद रंजीता कोहली स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से चिकित्सा शिक्षा की अधिक लागत के जरिए देश में मेडिकल की पढ़ाई में लगने वाली लागत से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद फ्रांसिस्को सरदिना रसायन और उर्वरक मंत्रालय से उर्वरकों के आयात से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद गोपाल चिनैया शेट्टी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से निःशुल्क कोविड टीकाकरण संबंधी अभियान से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद देबाश्री चौधरी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति व्यक्ति व्यय से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद जयंत सिन्हा महिला और बाल विकास मंत्रालय से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की संख्या से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी रसायन और उर्वरक मंत्रालय से डीएपी और यूरिया की आपूर्ति से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद मलूक नागर महिला और बाल विकास मंत्रालय से महिलाओं के लिए स्टार्टअप योजना से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर डी रवि कुमार विधि और न्याय मंत्रालय से पॉक्सो से संबंधित लंबित मामलों से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद सुनील कुमार पिंटू स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से स्वास्थ्य मंत्री कैंसर रोगी कोष से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद अरविंद सावंत महिला और बाल विकास मंत्रालय से लघु आंगनबाड़ी केंद्र से संबंधित प्रश्न करेंगे। सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से नर्सिंग सेवाओं के विकास के लिए योजनाओं से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद इंजीनियर गुमान सिंह दामोर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद श्रीरंगाप्पा बारने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थी से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद राजीव प्रताप रूडी महिला और बाल विकास मंत्रालय से वन स्टॉप सेंटर से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद प्रवेश साहिब सिंह महिला और बाल विकास मंत्रालय से दिल्ली में पीएम पोषण योजना प्रवेश से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। वहीं राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान कृषि और किसान कल्याण, वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और रेल मंत्रालय से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद निरंजन बिशी इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद केसी वेणुगोपाल उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से BIS मार्क वाले खिलौने जब्त किए जाने से जुड़ा सवाल करेंगे।
सांसद बीरेंद्र प्रसाद बैश्य रेल मंत्रालय से उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए नई रेलवे परियोजनाओं से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद इंदु बाला गोस्वामी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से कृषि अवसंरचना कोष से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद लेफ्टिनेंट रिटायर्ड जनरल डॉक्टर डीपी वत्स मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से लंपी त्वचा रोग के लिए टीके से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद राकेश सिन्हा रेल मंत्रालय से अमृत भारत स्टेशन से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद जेबी माथेर ही श्रम, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बंद होने से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद अजय प्रताप सिंह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से एक जिला एक उत्पाद से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद मस्तान राव बीड़ा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से खाद्य प्रसंस्करण संबंधी एमएसएमई को ऋण की उपलब्धता से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद हरनाथ सिंह यादव मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से लंपी त्वचा रोग से ग्रस्त पशु से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर शांतनु सेन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से उत्पाद दुगना करके किसानों की आय दुगनी किए जाने से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद अनिल देसाई कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद जवाहर सरकार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से व्यापार घाटे के दुगना होने से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद विप्लव कुमार देव रेल मंत्रालय से अगरतला अखौरा रेलवे लाइन से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद मुकुल बालकृष्ण वासनिक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। और इसी के साथ फिलहाल संसद में आज में इतना ही। अब से कुछ देर में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने जा रही है। संसद टीवी लोकसभा पर आप लोकसभा और संसद टीवी राज्यसभा पर आप राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।